नमस्कार स्टूडेंट, मैं डॉक्टर अनुपमा जायसवाल नवयुग कला वाणिज्य महाविद्यालय से बीएड सेकंड सेम में आज हम अधिगम एवं शिक्षण लर्निंग एंड टीचिंग CC1 में की 3rd यूनिट पर निर्माणवादी परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत आज हम प्रयोगात्मक अधिगम और विमर्श के बारे में अध्ययन करेंगे। अभी तक हमने ज्ञान के निर्माणवाद में उसकी आवश्यकता एवं महत्व के बारे में अध्ययन किया। अब हम प्रयोगात्मक अधिगम और विमर्श के बारे में अध्ययन करेंगे कि ज्ञान के निर्माण की विभिन्न प्रक्रियाओं को समझने के लिए प्रयोगात्मक अधिगम और विमर्श, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग एंड रिफ्लेक्टिंग। प्रयोगात्मक अधिगम द्वारा विमर्श का आशय उस प्रक्रिया से लिया जाता है जिसमें विविध प्रयोगों एवं खोजों के माध्यम से किसी नियम या सिद्धांत की सत्यता का मापन किया जाता है। सामान्य रूप से बालक प्रयोगात्मक विमर्श का कार्य अपने प्रारंभिक जीवन से ही प्रारंभ कर देता है। वह अपनी माता के प्रति अधिक विश्वास का प्रदर्शन करता है क्योंकि माता की अनेक गतिविधियां बालक की इच्छा को पूर्ण करने वाली होती हैं। इसलिए वह माता के प्रति अधिक विश्वास रखता है। इसी प्रकार जब बालक शिक्षक से यह कथन सुनता है कि सजीव वस्तुओं में वृद्धि होती है तथा निर्जीव वस्तुओं में वृद्धि नहीं होती, तो वह व्यवहारिक जगत में पेड़ पौधों का परीक्षण करके उनकी वृद्धि को ज्ञात करता है तथा मेज कुर्सी में वृद्धि को नहीं देखता, तो उसका अधिगम स्थायी हो जाता है। इस प्रकार की प्रयोगात्मक प्रक्रिया उसके जीवन में चलती रहती है। अनेक अवसरों पर वह स्वयं की कल्पना का भी परीक्षण करके अधिगम करता है। जब वह अपनी कल्पना को सही पाता है तो उसको अधिगम होता है। जैसे आम की गुठली को जब वह पृथ्वी में दबाकर आम का पौधा प्राप्त कर लेता है तो उसको ज्ञात हो जाता है कि बीज से पौधे और पौधों से फल की प्राप्ति होती है। इस प्रकार प्रयोगों एवं प्रयोगात्मक विमर्श द्वारा अधिगम की प्रक्रिया निरंतर एवं व्यापक रूप से चलती रहती है। प्रयोगात्मक अधिगम को वर्तमान समय में प्रासंगिक, प्रभावशाली एवं सर्वोत्तम बनाने में उसके लाभ एवं उपयोगिता की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। दूसरा है सामाजिक माध्यम। सामाजिक माध्यमों के रूप में बालक के समक्ष ऐसे अनेक अवसर आते हैं जिनमें किसी कार्य के लिए उसे उत्साहित किया जाता है तथा किसी कार्य के लिए उसे अपमानित किया जाता है। जिस कार्य के लिए बालक को अपमानित किया जाता है उसमें उसको ग्लानि का अनुभव होता है तथा जिस कार्य के लिए उसे सम्मानित किया जाता है तो उस कार्य में उसको आत्मसम्मान एवं आत्म गौरव का अनुभव होता है। इस प्रकार के अनेक कार्य जिनको समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त है तथा बालक के द्वारा भी उनको सम्मानित कार्य समझा जाता है। अतः उन कार्यों को बालक अपने जीवन में धारण कर लेते हैं तथा उनको अपने व्यक्तित्व का अंग बना लेते हैं। इस प्रकार माध्यम के रूप में समाज की धारणाओं को बालक के सीखने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान होता है। बालक के अधिगम में अनेक पर्यावरणीय एवं समाज से संबंधित कारकों का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। तीसरा है संज्ञानात्मक विनिमय, कॉग्निटिव न्यूगोबिलिटी। बालकों की संज्ञानात्मक विनिमयता के संदर्भ में जीन पियाजे तथा कोहबर्ग आदि मनोवैज्ञानिकों ने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। उन्होंने बालक के संज्ञानात्मक विकास को पूर्ण रूप से स्पष्ट करने का प्रयास किया है। 7 से 11 वर्ष के मध्य बालक में संज्ञानात्मक निर्धारण की अवस्था विकसित होती है। इस अवस्था में सीखने की प्रक्रिया
सृजनात्मक विकास की होती है। इस अवस्था में बालक अपने ज्ञान का विभिन्न रूपों में विनिमय करता है। फोर्थ है स्थिर अधिगम और संज्ञानात्मक प्रशिक्षण, स्टुएटेड लर्निंग एंड कॉग्निटिव एप्रोसिएशन। संज्ञानात्मक प्रशिक्षण एवं स्थिर अधिगम में प्रभाव की स्थिति को सर्वोपरि माना जाता है। संज्ञानात्मक विकास एवं अधिगम स्तर पर जहाँ एक और विविध तथ्यों एवं स्थितियों के समावेशन एवं पृथक्करण का प्रभाव पड़ता है, वहीं अनेक तथ्य ऐसे भी हैं जो संज्ञानात्मक प्रशिक्षण एवं स्थिर अधिगम की प्रक्रिया को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है हमारा बहुसंज्ञान, कॉग्निशन। सामान्य रूप से बहुसंज्ञान की अवधारणा एक ऐसे आकार या संरचना की ओर संकेत करती है जो कि बालक के मन में व्यापक संज्ञानात्मक विकास के लिए बनती है। मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि वैचारिक एवं व्यवहारिक मतभेदों की स्थिति संज्ञानात्मक मतभेद के आधार पर होती है। बहुसंज्ञान में विभिन्न प्रकार की व्यापक विचारधाराओं में विविध प्रकार की समानताएं पाई जाती हैं। उदाहरण के लिए एक छात्र विद्यालय में प्रवेश करता है, वह विद्यालय में देखता है कि छात्रों द्वारा उसका स्वागत किया जाता है, शिक्षक द्वारा उसके साथ सकारात्मक व्यवहार किया जाता है, उसके खेलने के लिए संसाधन उपलब्ध कराए जाते हैं। इससे छात्र के मन में विद्यालय की छवि एक उपयोगी एवं महत्वपूर्ण स्थान के रूप में हो जाती है, क्योंकि इसमें सभी कुछ उसकी रुचि एवं इच्छा के अनुसार होता है। यदि दूसरे छात्र के साथ विद्यालय में नकारात्मक व्यवहार छात्रों द्वारा किया जाता है तो शिक्षक द्वारा सहयोग नहीं किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में उस छात्र की दृष्टि में विद्यालय की छवि निरर्थक सिद्ध होती है। इस आधार पर यह स्पष्ट होता है कि बहुसंज्ञान का विकास किसी भी छात्र द्वारा अपनी संज्ञानात्मक क्षमता के आधार पर होता है। बहुसंज्ञान व्यापक संज्ञानात्मक क्षमता को ही कहते हैं। बहुसंज्ञान के आधार पर ही किसी वस्तु या तथ्य की व्यापक संरचना निर्मित होती है। जैसे शेर को चिड़ियाघर में दहाड़ते देखकर एक छात्र यह संज्ञान कर लेता है कि शेर एक जंगली एवं हिंसक जानवर है। ऐसा उसने स्वयं अनुभव भी किया तथा चिड़ियाघर के कर्मचारियों को भी बताया। यही बहुसंज्ञान कहलाता है। नेक्स्ट है सुविधापूर्ण अधिगम वातावरण का निर्माण करना, क्रिएशन फैसिलिटी लर्निंग एनवायरनमेंट। गुणवत्ता परक शिक्षा के मानक के रूप में अधिगम वातावरण को महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि प्रत्येक शिक्षक, अभिभावक एवं शैक्षिक नीतियों के मूल में यही भावना होती है कि छात्रों को अधिक से अधिक सिखाया जाए। सुविधापूर्ण अधिगम वातावरण का निर्माण करना वर्तमान समय की शिक्षा व्यवस्था को गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए परम आवश्यक है। अधिगम वातावरण को सुविधाजनक बनाने के लिए शिक्षक, विद्यालय एवं समुदाय को विशेष ध्यान देना चाहिए। कक्षा का फिर नेक्स्ट आता है कक्षा का सुविधापूर्ण वातावरण। अनेक अवसरों पर यह देखा जाता है कि बालक कक्ष सुविधापूर्ण वातावरण के अभाव के कारण अपने निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। एक शिक्षक को सदैव कक्ष में आदर्श एवं सुविधापूर्ण वातावरण के निर्माण में अपना योगदान देना चाहिए। नेक्स्ट आता है शिक्षक का व्यवहार। शिक्षक द्वारा अपने प्रयासों एवं कुशलता के माध्यम से बालकों को प्रशिक्षित करके
उनके सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया जा सकता है, क्योंकि शिक्षक बालक के संपूर्ण मनोभावों को समझता है तथा बालक शिक्षक को आदर्श रूप में स्वीकार करता है। इसलिए बालकों के अधिगम एवं उनके विकास में शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शिक्षक का व्यवहार बालकों के विकास में ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है, वरन छात्र एवं विद्यालय से संबंधित प्रत्येक गतिविधि में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। शिक्षक के व्यवहार को आदर्श रूप में होने की कल्पना की जाती है। सामान्य रूप से शिक्षक का सकारात्मक व्यवहार छात्रों को विद्यालय के उत्थान की ओर प्रेरित करता है। शिक्षक का सकारात्मक व्यवहार अधिगम में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है, क्योंकि शिक्षक के आत्मीय एवं सद्भावनापूर्ण व्यवहार से छात्रों द्वारा अपनी प्रत्येक समस्या को शिक्षक के समक्ष प्रस्तुत करने की भावना का विकास होता है। इसलिए शिक्षक को छात्र की समस्त शैक्षिक एवं अशैक्षिक समस्याओं का समाधान करते हुए उन्हें शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए तथा पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं में के लिए प्रेरित करता रहना चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद।